नमस्कार। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार श्याम बाबू +2 स्कूल में कार्यरत हूँ। मैं आज पुनः आप लोगों को विश्व इतिहास के कुछ पहलू किताब से आज मैं 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। पिछली कक्षा में भी मैंने उसके 3 बिंदुओं पर चर्चा किया था। आज उसके आगे मैं बताऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आर्थिक विस्तार, श्रमिकों पर नियंत्रण, सामाजिक श्रेणी, प्रवृत्ति पुराकाल। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि रोमन साम्राज्य काफ़ी विशाल साम्राज्य था, तो निश्चित है कि उसका आर्थिक विकास भी काफ़ी हुआ होगा। आर्थिक विस्तार में हम चर्चा करेंगे कि कैसे वहाँ पे कृषि, खनिज पदार्थ आदि का खनन हुआ था, उसका कैसे निर्यात किया जाता था आदि। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य जो है भूमध्य सागर के इर्द गिर्द फैला हुआ था। तो यहाँ का जो वातावरण था वो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पर हम देखते हैं कि अंगूर की काफ़ी खेती होती थी और अंगूरी शराब का निर्माण किया जाता था। इसके साथ साथ जैतून का भी उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता था। जैतून से तेल निकालने की फैक्ट्रियां और अंगूर से शराब बनाने की फैक्ट्रियां चारों तरफ फैली हुई थी। अब हम देखेंगे कि अंगूर से शराब और जैतून से जैतून का तेल, इसका व्यापार किस तरह होता था। दोनों तरल पदार्थ हैं और दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो सकता था। वहाँ के पुरातत्वविदों ने लगभग 5 करोड़ टुकड़ों को प्राप्त किया और उससे जोड़कर एक झाड़ीनुमा बर्तन का एक पोर्ट्रेट तैयार किया। उसमें ढक्कन लगा हुआ था और वो जो है एम्फोरा के रूप में हम लोग के सामने आया। एम्फोरा जो है वो तरल पदार्थों के ढुलाई में काफ़ी सहायता प्रदान करता था। उस एम्फोरा से, ये देखिए बोर्ड पर, ये एम्फोरा है, किस तरह का रंगीन बना हुआ है। ऊपर ढक्कन है और पकड़ने के लिए यहाँ पर हैंडल भी लगा हुआ है। इस बर्तन से की सहायता से दोनों तरल पदार्थ, अंगूरी शराब और जैतून के तेल का निर्यात किया जाता था। गणतंत्रीय रोमन साम्राज्य के समय इटली इस क्षेत्र में काफ़ी आगे था, लेकिन दूसरी सदी आते आते स्पेन ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। स्पेन को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा होगा इटली से आगे निकलने में, लेकिन फिर भी वह सफल रहा। लेकिन एक चीज़ और है कि जहाँ इटली में प्राप्त बर्तनों को कहा गया है एम्फोरा, लेकिन वही स्पेन में तरल पदार्थों को ले जाने के लिए जो बर्तन तैयार था उसका नाम दिया गया था ड्रेसल 20। ड्रेसल 20 देने का कारण है कि एक महान पुरातत्वविद हेनरिक ड्रेसल ने इस बर्तन के बारे में हमें जानकारियाँ दी।
स्पेन ऐसा नहीं है कि स्पेन ही जो है अब उस पर जो है अपना अस्तित्व बनाए रख सका। हम देखते हैं कि इटली के बाद स्पेन, और स्पेन के बाद उत्तरी अफ्रीका के जो क्षेत्र थे वहाँ पे जैतून के तेल का निर्माण काफ़ी मात्रा में होने लगा और उस जैतून के तेल का निर्यात भी होने लगा। अब आर्थिक विस्तार में हम चर्चा करेंगे कि क्या सभी रोमन साम्राज्य के जो क्षेत्र थे एक समान थे, एक समान उर्वर थे? तो ऐसा नहीं है। इटली के कैंपेनिया और सिसिली क्षेत्र और मिस्र का फयान क्षेत्र काफ़ी उर्वर क्षेत्र था। इस कारण वह काफ़ी धनी और समृद्ध था, जबकि रोमन साम्राज्य का ही अंग अल्जीरिया का क्षेत्र जो था वहाँ पर फसलों की खेती नहीं की जा सकती थी। वहाँ पे घास का मैदान था और हम देखते हैं कि वहाँ पर पशु चारक निवास करते थे। पशुपालन के क्रम में ऋतु प्रवास भी यहाँ का एक आम रिवाज था। लोग इधर से उधर बकरियों, अपने जानवरों को चराने के लिए घूमते रहते थे। फिर भी ऐसा मानना कि यह एक पुरानी संस्कृति थी, ये उचित नहीं लगता है। कारण कि भूमध्य सागर क्षेत्र में होने के कारण जल शक्ति का यह केंद्र बना हुआ था। हम देखते हैं कि खदानों की खुदाई में जल शक्ति का प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियों में और मिलों में जल शक्ति का उपयोग किया जाता था। इस तरह आर्थिक विस्तार में हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था और अपनी विशालता के बावजूद अपनी समृद्धि को बनाए रखने में सफल हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या जो आर्थिक विस्तार था तो उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे वहाँ के जनसंख्या, वहाँ के निवासियों का निश्चित है कि हाथ रहा होगा। लेकिन उसमें जो कामगार थे, काम करने वाले जो लोग थे, वो उन पर काफ़ी नियंत्रण रखा जाता था। हम अगले बिंदु की ओर आ रहे हैं जिसका नाम है श्रमिकों पर नियंत्रण। श्रमिकों पर नियंत्रण रखने का प्रयास क्यों किया गया? हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य शुरू में गणतंत्रवादी था और उसी समय दासों की संख्या काफ़ी अधिक थी। हम देखते हैं कि दास जो थे, मात्र इटली में जब पूरी जनसंख्या 75 लाख के करीब थी, उसमें दास की संख्या 30 लाख के लगभग थी। तो दास का क्या काम था? पूरा का पूरा जो निर्माण और काम करने वालों की संख्या थी, वो पूरा का पूरा इसी श्रमिकों पर निर्भर करता था। श्रमिक जो थे दो तरह के थे। एक गुलाम, दास जिन्हें कह सकते हैं, और दूसरा वेतन भोगी। बाद में दूसरी सदी के बाद लोगों ने दासों की संख्या को कम करना शुरू किया। उसका कारण था कि दास को साल भर भोजन देना पड़ता था और उसके बदले बहुत सारा समय उनका निरर्थक गुजर जाया करता था। लेकिन जो वेतन भोगी श्रमिक थे, वो काम करने के बाद अपने घरों को चले जाया करते थे। इस तरह जब शांति काल था
दूसरे देशों से युद्ध नहीं चल रहा था, उस समय दासों की संख्या काफ़ी घट गई। ऐसे में लोगों ने दास प्रजनन के लिए प्रेरित करना शुरू किया। दास प्रजनन का अर्थ है कि दासों को अपनी जनसंख्या बढ़ाने का मौका देना, और इस तरह जो है दास की संख्या मेंटेन की गई। अब हम देखते हैं कि तमाम तरह के अत्याचार उन पर किए गए। अक्सर जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो दासों पर अत्याचार करते थे। एक बार की बात है, एक शहर के प्रशासक की हत्या उसके एक दास ने कर दी, और उस दास को नियम के अनुसार फांसी पर लटकना था। तो जहाँ एक ओर अभिजात्य वर्ग के लोग उसके साथ थे, वहीं जो जनसाधारण लोग थे वो पत्थर और मसाल लेकर दास के समर्थन में आ गए। कई जगह फैक्ट्रियों में दासों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था और उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता था। बेड़ियों में जकड़ने का कारण था कि ऐसा माना जाता था कि दास जो हैं वो कामचोर होते थे, अतः उन पर निगरानी रखने के लिए कहीं 10, कहीं 50, कहीं 100 दासों पर एक सुपरवाइजर अथवा पर्यवेक्षक रखने की व्यवस्था उन्होंने की थी। तो क्या हमेशा दासों पर अत्याचार ही होता था? ऐसा नहीं है। लगभग 5वीं सदी में एनास्टेसियस ने, जो रोमन शासक था, उसने पूर्व की ओर एक शहर बसाने के लिए वेतनभोगी कामगारों को रखा, और वो शहर जिसका नाम दारा था मात्र 3 सप्ताह में बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हर समय श्रमिक एक समान काम नहीं करते थे। कहीं कहीं वेतनभोगी के रूप में काफ़ी मेहनत से काम करते थे, और दारा जैसा शहर को मात्र 3 सप्ताह में बनाकर तैयार कर दिया। अब हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में समाज कैसा था, उसकी श्रेणी क्या क्या थी। तो टिसेसियस नामक इतिहासकार ने समाज के विभिन्न वर्गों की पहचान कर प्रस्तुत किया है। सेनेटर, जिसका शाब्दिक अर्थ पिता होता है। दूसरा इक्वाइट्स, जिसे नाइट भी कहते हैं। तीसरा जनसाधारण वर्ग। चौथा ऐसा फूहड़ वर्ग था जो हमेशा थिएटरों में अपना समय बिताता था। और पांचवा दास। परंतु 4वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन प्रथम जब रोम का शासक था, उस समय समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया। सेनेटर और नाइट दोनों ने मिलकर एक उच्च अभिजात वर्ग का निर्माण किया, जबकि मध्यम वर्ग में नौकरशाह और
सामान्य लोग आते थे और ये इन दोनों से मिलकर मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। शेष कृषक वर्ग और व्यापारियों ने मिलकर जनसाधारण का निर्माण किया। इन सब के बीच सबसे बड़ी जनसंख्या निम्नतर वर्ग की थी और कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो शिल्प का काम करते थे। उनका व्यवसाय स्वतंत्र था और उपरोक्त वर्गों से अलग था। इस तरह सामाजिक श्रेणियों के विभाजन के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य का परवर्ती काल कैसा था। रोमन साम्राज्य के अंतिम काल में हम पाते हैं कि कई परिवर्तन होना शुरू हो गए। पहले हम देख चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन का दौर था, सामाजिक परिवर्तन हुए और उसके बाद परवर्ती पुराकाल के दौर में कई परिवर्तन आए। चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने ईसाई धर्म को राजधर्म का दर्जा दिया। राजधर्म का दर्जा देने से क्या दास के या श्रमिक वर्ग के कुछ परिवर्तन आया उनकी व्यवस्था में? तो ऐसा नहीं था। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन ने ही चांदी की कमी के कारण सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया, जिससे व्यापार समृद्ध हुआ, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ, मौद्रिक प्रणाली में बदलाव आया और इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था पूर्व के काल की अपेक्षा बेहतर हुआ। परवर्ती राजाओं ने एक और निर्णय लिया। रोमन साम्राज्य की विशालता को देखते हुए पूरब में एक अन्य राजधानी का निर्माण किया, जिसे कुस्तुनतुनिया कहा गया। नई राजधानी बनी, नई व्यवस्थाएं बनी, नए राज्य कर्मचारियों की आवश्यकता हुई, राजधानी के निर्माण में लोगों की आवश्यकता हुई। इससे काम बढ़ा, बेरोजगारी दूर हुई और इस तरह आर्थिक समृद्धि का एक नया दौर आया। अब हम देखते हैं कि क्या जो बहुवादी व्यवस्था थी, बहुदेववादी व्यवस्था थी पूर्व के काल में, मिनर्वा, मार्स, जूनो, जुपिटर आदि देवता हुआ करते थे। लेकिन चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म के आविर्भाव के साथ ही जब राजधर्म बनाया गया, उस समय जो ईसाई धर्म के बिशप थे, उन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया और इसे कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया। इस तरह हम देखते हैं कि परवर्ती पुराकाल में रोमन साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, समृद्ध था और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहा। देखिए बोर्ड पे
ये चौथी सदी के शासक कॉन्स्टेंटाइन, दूसरी सदी में थे डायोक्लेशियन और जस्टिनियन। देखिए इन लोगों की वेशभूषा किस तरह की है और कल्पना कीजिए कि उस समय के शासक कैसे हुआ करते थे। एक और परिवर्तन आया, हम देखते हैं कि जैसे 5वीं-6वीं शताब्दी में ही राजनीतिक परिवर्तन के रूप में इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम ने मोहम्मद साहब की मृत्यु के 10 वर्षों के भीतर ही रोमन साम्राज्य और सासानी साम्राज्य दोनों को तिरोहित करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इन्हीं के साथ, चंद शब्दों के साथ जो है हमारा ये चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य समाप्त होता है। अब जो है हम देखेंगे कि आपके काम की चीज़ें इसमें दिया हुआ है, आप कंटेंट्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, आप स्वयं इस कार्य को करेंगे। धन्यवाद।